हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा ब्लॉग्स। और आज सबने एनालिसिस देख ही लिया है हिंदी का, जिसमें कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स आ रहे हैं। तो मैं सोचा मैं पढ़ रही हूँ, आपके लिए भी बना दूँ। और हालांकि मैं ये पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी, पर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है वीडियो। कोई नहीं, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है राख की रस्सी, और जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा खींचूंगी नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, लोनपो घाट तिब्बत के 32वें राजा सौनक भूसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक लोनपो थे, लोनपो घाट तिब्बत में एक मंत्री थे। उनके बारे में बताया गया, उनका बेटा उनके अपने बेटे की वजह से वो चिंतित थे, क्योंकि उनका बेटा भोला था। और उसमें उन्होंने कहा है कि उसे होशियारी छूकर भी नहीं निकली है। तो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका क्या होगा। तो एक दिन क्या करते हैं, लोन पुकार अपने बेटे को 100 बेड़े दे देते हैं और कहते हैं तुम लेकर शहर जाओ और इन्हें मारना बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना और 100 जौ के बोरे साथ लेके आना। वो जाता है शहर में, बैठ जाता है एक जगह, जाके सोचने विचारने लगता है क्या करूँ, है ना। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो उससे पूछती है, तो वो उसको सारी बात बताता है अपनी। लड़की क्या करती है, लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया, जिससे उसने 100 बोरे खरीद लिए जौ के, और चला गया। फिर वो जाकर अपने आबिदी अपने पिता को बताता है। तो उसका पिता खुश नहीं होता है ना, क्योंकि उसने भेड़ों के बाल उतार दिए थे। तो वो क्या करता है, उन्हीं भेड़ों कहता है जो पिछली बार तुम भेड़ें लेके गए थे वही लेके फिर से जाओ, और फिर से वही शर्त रखता है कि इन्हें मारना नहीं है, बेचना नहीं है, और तुम्हें 100 बोरे लेके आने हैं जौ के। तो वो फिर परेशान हो जाता है, फिर वो उसी जगह जाकर बैठ जाता है, सोचता है वो लड़की फिर से आएगी, और वो आती भी है। फिर वो उसे फिर से बताते, तो वो लड़की क्या करती है, उसने क्या करा, भेड़ों की सींग काट दिए और उन्हें बेच दिया, और जिससे कि उसने 100 बोरे जौ के खरीद लिए। तो वो जाकर अपने पिता को दे देता है, और पिता खुश होता है। उसने उसने अपनी कहानी पूरी सुनाई, और लोनपो के बेटे ने जाकर अपनी कहानी सुनाई उसको। सुनकर लोनपो घर बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे, है ना। तो वो जाकर उस लड़की को बताता है, लड़की भी कहती है ठीक है मैं बना दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि मैं रस्सी बना दूंगी, लेकिन उन आप मतलब तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। तो लोनपो कहते हैं कि ठीक है, जब ये असंभव काम है, लड़की कर ही नहीं पाएगी, तो वो शर्त मान लेते हैं। तो क्या करती है लड़की, अगले दिन 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला देती है, और तो वो बन जाती है राख की रस्सी, है ना। और इसे वे सिल समय सोनपू घर के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहती है। अब सोनपू जानते थे और चकित भी थे कि उसने बना तो दी रस्सी, और पहनना तो नामुमकिन है ना, क्योंकि वो तो राख की है, वो तो पहन कैसे पहनेंगे बताइए, है ना। उसे उठाना भी मुश्किल था रस्सी को। तो क्या करता है, लड़की की समझदारी के सामने अपनी चालाकी उसकी धरी रह जाती है। बिना वक्त गवाए क्या करता है, लोन पुकार अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख देता है और धूमधाम से दोनों की शादी करा देता है। और ये चैप्टर 1 में ही नीचे दिया गया है, देखिए जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसमें क्या है कि नाम दो। इसमें क्या होता है, लड़के लड़कियों के नाम तिब्बत में कैसे रखे जाते हैं उसके बारे में बताया गया है, कि नाम या नाम लिखा जाता है रविवार को जन्म जिसका होता है उसको, सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम रखा जाता है ढाबा। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों का नाम पर भी नामकरण किए जाते हैं, खासकर और डोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप का तारा ही तिब्बती नाम है। अब इसमें दुनिया की छत, मतलब तिब्बत को कहते हैं दुनिया की छत। क्यों कहते हैं, लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, इसीलिए इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है, इसमें बताया गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं दुनिया की छत। तिब्बत को क्या कहते हैं, दुनिया की छत, ठीक है।
और तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। ये इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, उसका तो सांगपो नदी बोलते हैं तिब्बत में, है ना, ब्रह्मपुत्र को। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। इसमें बताइए कि यहाँ इतनी सर्दी होती है, ऐसा लगता है जैसे फ्रिज में डाल दिया है किसी ने। और तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। लकड़ी के घर बनाते हैं, मंजिला, है ना। अब पत्थर और मिट्टी सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। इसमें खिड़कियाँ बहुत अधिक होती हैं, मतलब बहुत अधिक का मतलब ऐसे मैंने बहुत अधिक बोल दिया तो पता नहीं करोड़ों मतलब खिड़कियाँ बहुत होती हैं। ताकि सूर्य की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आ सके। और वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, तो वो भूकंप से बचाव के लिए क्या करते हैं, दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती है वहाँ की। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा, है ना, लहसा, मतलब जो कि 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने का दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। और ल्हासा को तिब्बतियों का दिल भी माना जाता है। सेकेंड चैप्टर है फसलों के त्योहार। और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खोल लें, तो अगर थोड़ी आवाज़ तो इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, है ना। तो फसलों के त्योहार के इसमें बताया गया है खिचड़ी के बारे में। जैसे कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं ना, उसी के बारे में बताया गया खिचड़ी के त्योहार के बारे में। तो इसमें बताया गया कि सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े, नए नए सफ़ेद कलर के, मतलब उसके पापा चाचा दादी सब लोग सफ़ेद कलर के पहनते हैं कपड़े। उसमें लिखा हुआ है कि सामने मछिया पर खादी सब की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर कि एक एक भी काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही दादी। उसने कहा है कि दादी के सामने केले के पत्ते सॉरी दादी के सामने केले के पत्ते कतार में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा इकट्ठा करके दान कर दिया। मतलब कि उनका कुछ रिचुअल होता होगा ऐसा, मतलब हर जगह अलग अलग होता है इसलिए वो ऐसा करते हैं ना। और यही सब बताया गया है इसमें, है ना। जनवरी के माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ी कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत कहते हैं ना। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्योहारों और इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल में मनाया जाता है। वैसे तो मैंने थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना। झारखंड में सरहुल बड़े जोर खरोश से मनाया जाता है। 4 दिन तक जश्न चलता है उनके, है ना। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो और आम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। अब ये सरहुल यहाँ के बारे में बताया कि झारखंड में जो मनाते हैं वो सरहुल, है ना, उसको बोलते हैं त्योहार को। तो वो लोग ऐसे क्या करते हैं, देख रहे हो, नाचना गाना, छोटी छोटी घाटियाँ, लंबी लंबी साल के वृक्षों तक जंगल में ऐसे खूब अच्छे से लपे पुते करीने के बुहाने और सजाए जाते हैं। घर से चंदा मांगने की प्रथा है ना, घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है। पर चंदे में मालूम क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर, खरीफ की फसलें कौन सी, चावल और अरहर, है ना, आदि काट कर घरों में पहुंचाई जाती हैं। लोग धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकने के लिए धूप में रख देते हैं। ये उनके यहाँ एक रिचुअल है, ऐसा करते हैं वो लोग। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं।
और फिर उसे पकने देते हैं, तो उनकी खीर बन जाती है इससे, है ना। यही सब बताया गया है इसमें। अब इसमें कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं ना। और यहाँ बच्चे क्या करते हैं, पक्षी चले जाते हैं ठंड के कारण, तो वो पक्षियों को बुलाने के लिए क्या करते हैं, गले में पकवान की माला पहन लेते हैं और पक्षियों के लिए खाना डालते जाते हैं, और ये गाते हैं गाना, कि को आओ गुगुत आओ ऐसे करके बुलाते हैं। और यही मकर संक्रांति के बारे में इसमें बताया गया है। और ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर खिलौने वाला है ना, चैप्टर का नाम भी याद रखिएगा। फिर देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह की सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली सीटी भी है, कई तरह की सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं और छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर में रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली और मोहन मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, कुछ सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ मैं अभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूँगा माँ या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान, तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर मैं माँ बिना तुम्हारे वन में कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही दे चीज़ें देगा। अब देखिए मैंने ये पोएम इसलिए पूरी पढ़ दी है क्योंकि इसमें से क्या सबरी बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आया। एक खिलौने वाला आता है, वो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है ना, और ऐसे ही इसके बारे में बताया गया है खिलौने वाले के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खिलौने वाला, ये पोएम किसने लिखी है, कविता, तो इनका नाम याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। अब ये भी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छा इसमें ईद, इसमें दिया गया है ईदगाह के बारे में। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई, गांव में इतनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, सभी लोग कुर्ते घर के सुई तांगा लेके दौड़े जा रहे हैं, किसी ने जूते। री खिलौने वाला में ही इसमें स्टोरी दी गई है नीचे कि ईदगाह, जो कि प्रेमचंद ने लिखी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई, तो ईद के बारे में है, जहाँ पर क्या होता है कि दोस्त होते हैं कुछ, वो मेला देखने जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है महमूद के पास होते हैं रुपए, मोहसिन होता है जिसमें कि हामिद होता है, और ये लोग जाते हैं, हामिद उनकी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है ना। सारे दोस्त जाते हैं जल्दी जल्दी, सारे दोस्त धीरे 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 चल रहे होते हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा होता है मेले में जाने के लिए। उसे सब लोग अपना अपना सोच रहे होते हैं, मैं ये लूँगा मैं वो लूँगा, और सब लोग चलते जाते हैं।
तीन ही पैसे उसके पास हैं, हामिद के पास सिर्फ तीन पैसे होते हैं। एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। मतलब कि वो देखता है कि झोले में इतने इतने रुपए लग रहे होते हैं, खाने की चीज़ें भी बढ़ती जाती हैं बीच में, वो भी देखता है वो। पर जब वो सोचता है कि इतने रुपए क्यों खर्च करूँ मैं आगे जाके, खिलौने कहीं यहाँ से छूट पड़े तो छूट छूट हो जाएंगे, वो इतना सोचता है। कोई भी चीज़, सब चीज़ें देखता तो है, खिलौने बच्चा है तो देखेगा ही खिलौने हैं, तो ललचाई आंखों से देखता है, देखता हो जाता है। पर उसमें मतलब इतना वो होता है कि नहीं, उसे लेना है जो वो वही लेगा। मिठाई की दुकान भी निकल जाती है, उसके सारे दोस्त ले रहे होते हैं मिठाइयाँ, उसके सारे दोस्त खिलौने भी ले रहे होते हैं, पर वो नहीं लेता है और उसके पास तीन ही पैसे हैं। तो जब मिठाइयों की दुकान के आगे ही लोहे वाले की दुकान होती है, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, हामिद देखता है लोहे की दुकान में चिमटे रखे हुए हैं। तब उसे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, वो रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वो कितनी खुश होगी, है ना, ऐसे वो सोचता है और ले जाता है अपनी दादी की। अब फिर जाता है उस दुकान वाले के पास भी जाता है, और उसके सारे दोस्त उसी टाइम पे देखो सब मिठाई ले रहे होते हैं, कोई शरबत पी रहा होता है, कोई खिलौने ले रहा होता है ना। और उस दुकान वाले से पूछता है जाकर चिमटा बिका हुआ है, तो वो उस जब उसको देखता है अकेले तो उससे मना कर देता है कि तुम क्या करोगे, है ना। फिर उससे पूछता है तुम बताओ तो कितने का है, तो वो कहता है 6 पैसे लगेंगे। हाँ मैं, तो बेचारा दिल बैठ जाता है उसका, क्यों, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ तीन ही पैसे होते हैं। तो वो कहता है कि ठीक ठीक पैसे बताओ, तो वो कहता है 5 पैसे लगेंगे। पर उसके पास है ही नहीं, जब 5 पैसे उसके पास तीन ही पैसे। तो वो आगे बढ़ने लगता है और अपना कलेजा मजबूत करके बढ़ता है आगे कि शायद ये मुझे बुला ले, है ना। तो फिर वो कह देता है दुकान वाला और दे देता है उसको चिमटा। तो हामिद उसे ऐसे अपने कंधे पे बंदूक की तरह लिए घूमता है, उसके सारे दोस्त खिलौना लेके घूम रहे होते हैं, है ना। वो उसके सारे दोस्त चिढ़ाते हैं तो इस चिमटे का क्या करेगा। तो उसमें फिर हामिद अपना बताने लगता है, देखो मेरी बंदूक है ये, तुम्हारे खिलौने क्या। फिर ऐसे ही सब लोगों में, दोस्तों में बहस होने लगती है, एक दूसरे से चिढ़ाने लगते हैं दोस्त। बहस क्या, एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं कि जब बाल तो दल हो गए, उसमें क्या होता है कि एक मिट्टी वाला दल हो गया, एक लोहे के चिमटे वाला दल हो गया। तो उसमें एक दूसरे को चढ़ाते हैं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाएंगी, है ना। ऐसे करके एक दूसरे को करते हैं कि मिट्टी के खिलौने तो टूट जाएंगे, मेरा चिमटा टूटेगा नहीं, तुम्हारा वकील का पोशाक तो फट जाएगा, मेरा चिमटा नहीं टूटेगा, है ना। उसके दोस्त भी चढ़ाते हैं तुम्हारा चिमटा तो आग में जाएगा, तो वो कहता है कि आग में तो बहादुर लोग ही जाते हैं, है ना। ऐसे करके दोस्तों की बातें होने लगती हैं। ऐसे करके उसका चिमटा रुस्तमे में हिंद बन जाता है, मतलब सबसे अच्छा बन जाता है। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें तुम्हारा, बिस्ती लेकर देखो। तो वो अपना बिस्ती देता है ना। तो मोहसिन ने क्या खरीदा था, बिस्ती, ये भी याद रखिएगा, है ना। हामिद ने क्या खरीदा, चिमटा, मोहसिन ने क्या खरीदा, बिस्ती, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए, मोहसिन की छोटी बहन, मतलब मेले वाले आगे मोहसिन की बहन क्या करती है, छोटी बहन होती है उसकी, दौड़ कर आती है, बिस्ती उसके हाथ से छीन लेती है और माँ किसी की पूछ ली, और मियाँ बिस्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गए, है ना। यही उन लोगों में चल रहा था कि हामिद ने चिमटा लिया है तो उसका चिमटा टूटेगा नहीं, उसने अपनी दादी के लिए लिया था। अब क्या होता है, मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील ज़मीन पर, वो क्या होता है कि वकील ज़मीन पर तो बैठेंगे नहीं, तो क्या करते हैं, दीवार में खूंटियाँ गाड़ी और उस पे उसने क्या करा, पटरा रखा, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया। पर वो क्या होता है कि उससे जब राजा भोज की बात सिंहासन पर बिराजे तो नूरों ने उन्हें पंखा जलाना शुरू कर, मालूम नहीं था पंखे की हवा से, पंखे की चोट से वकील साहब का चोगा, क्या होता है उसका जो चोगा उसने वकील साहब का पहन रखा होता है वो मिट्टी में जा गिरता है, जिससे कि उस वो भी बेकार हो जाता है। तो इसमें क्या है कि देखो नूरे ने क्या लिया था, वो पोशाक लिया था। और इसमें नूरे की बात हुई है, हामिद की बात हुई है ना। और शायद क्या था, मोहसिन था ना, मोहसिन की बात हुई है।
अब इसमें बताया गया है कि अब्राहम महमूद महमूद का सिपाही था। तो वो क्या करता है, उसको टोकरी में बहुत अच्छे से पालकी बनाकर और फटे पुराने कपड़े चिथड़े लगाकर, जिससे सिपाही सब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उसने दोनों भाई उनके दोनों भाई सिपाही की तरह छूने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लगती है और टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गए और उनकी एक टांग में बिकार आ जाता है ना, तो वो भी टूट जाती है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी दादी का नाम है। उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। फिर वो चिमटा देखती है, चौंक जाती है और फिर उसे कहती है कि तुम ये क्यों ले के आए। तब वो बताता है कि जब आप रोटियां बनाती हो तो आपके हाथ जल जाते हैं, मैं इसलिए लेकर आया हूँ। तो उसकी दादी सोचती है, बताओ कि इसने कुछ भी खाया नहीं है ना, और ये मेरे लिए चिमटा लेकर आया है। तो आंसुओं से हामिद रोने लगती है और दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती है और आंसू आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। और ईदगाह, ये याद रखिए, ईदगाह किसकी, प्रेमचंद की। ये थोड़ा बड़ा था कहानी, पर थोड़ा शॉर्ट में बता दी मैंने। अब ये चैप्टर नंबर है 4, नन्हा फनकार। इसमें क्या है, वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारों और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने मधुबनी अधूरी घंटियों पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़ों से घंटी का पर नक्काशी करने में जुट गया। अब उस लड़के का नाम क्या है, केशव है। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वे बहुत बारीक जालियां, महीन और नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाका चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केसब के पिता को यही काम मिला था। केसब का जन्म हुआ था केसब का जन्म आगरे में ही हुआ था, है ना। अब क्या होता है कि केसब काम कर रहा होता है तो उसे छेनी हथौड़ों की ठक ठक खटखट के बीच में कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे वो चौंक जाता है, चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर देखता है, बेशक मैंने बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों की नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं पत्थर की तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, वो वो लड़का कहता है केशव। तो आदमी पास पास पड़े पत्थर पर बैठ जाता है। वो आदमी क्या होता है, पास पड़े, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने आदमी हंसते हुए बोला कि मैं 10 साल, दिखता तो है पर तुम कितने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठ, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैं भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा है। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझौला था। मतलब आप इतना समझ गए होंगे कि वो अकबर है ना। उनके बारे में पूरा बताता है कि वो पगड़ी पहने हुए हैं, माला पहने हुए हैं मोती की गले में। महल का पहरेदार आता है भागता हुआ और कहता है, माफ़ करें, उन्हें मतलब वो कहता है मुझे पता नहीं था, और उसके सबसे कहता है घूरते हुए, बेवकूफ़, खड़ा हो हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने। पर वो बादशाह अकबर उसे कहते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता बीच में बोलना उसका। उसे कहते हैं कि तुम जाओ, हम आ जाएंगे, है ना। तो फिर वो बात, अब वो डर जाता है कि ये अकबर हैं तो उनसे बात भी नहीं कर पाता, पर अकबर उससे बात करते हैं मुस्कुराते हुए। तो वो भी थोड़ी बहुत देर में नॉर्मल हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। तो केसब भी कहता है कि ठीक है, और वो सिखाने लगता है। और अब क्या होता है, दरअसल मैं कहना चाहता थी कि आप बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता।
और उसने कुछ अनमने भाव में कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन मैं पिछले हफ्ते मैंने मिट्टी भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? फिर केशव उन्हें सिखाने लगता है। तो अकबर क्या करते हैं, सीखने लगते हैं, तो एक ही बार में हथौड़ा मार देते हैं। तो वो रोकता है कि नहीं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे करके मारना। तो मतलब उन्हें समझाने लगता है वो, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, जैसे उसके पिता ने उसको सिखाया था। जब उसने सीखा था वैसे ही वो अकबर को सिखाने लगता है। तो ऐसे ही फिर अकबर कहते हैं कि उसके काम के अंदाज को देख कर अकबर कहते हैं कि केशव, देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, है ना? तो पूछता है, कारखाना वो क्या है, कहाँ? तो चित्र बनाने वाले कलाकार उन्होंने बताया कि इतने सारे लोग सब काम करेंगे वहाँ पर। और फिर केशव का तो उस दिन बहुत दबदबा हो जाता है, सब लोग बातें करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी संगतकार होते हैं जो काम करने वाले, वो सब बात करते हैं उसके, अरे ये तो अभी से ही बादशाह सलामत से बात कर लिया आज। ऐसा हो जाता है ना कि कोई बहुत मतलब से बात कर लिया, वो तो हिंदुस्तान का बादशाह, है ना? तो अब फिर वो जब पूछता है कि बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है ना, अब पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, बस सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत सारे साधु फकीरों से भी मिले भटकते रहे, पर जब बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए, उन्होंने बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं, तीन तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। तो केशव ने चहकते हुए कहा, ये उनके शहजादों के नाम बताए गए हैं, अकबर के बेटों के नाम, है ना? बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर सीकरी में नगर बसाने का फैसला लिया। तो उनके सलीम चिश्ती के नाम पर ही सीकरी में नगर बसा हुआ है, ठीक है? केशव कहते हैं, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, है ना? हम लोग वैसे तो ये सारी स्टोरीज पढ़ चुके हैं, पर अब याद नहीं है, इसलिए रिवाइज करना ज़रूरी तो है ही। एक बार पढ़ना, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, और ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहीं पर। ये चैप्टर नंबर 5, जहाँ जहाँ वहाँ रहा, इसमें देखिए लिखा हुआ है, इसमें एक इला नाम की लड़की के बारे में बताया गया है कि इसमें उनकी हिम्मत की अनूठी मिसाल बताई गई। कढ़ाई के नमूने देखिए, वो थोड़ी डिसेबल है, वो अपने हाथ से काम नहीं कर सकती, वो अपने पैरों से सुई में कच्चा रेशम डालकर कढ़ाई करते हैं। उस कढ़ाई को भी इसमें अलग बोला गया है। वो 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता, है ना? ऐसे ही बताया गया, वो खेलना तो चाहती थी अपने दोस्तों के साथ में, पर वो नहीं खेल पाती थी। रस्सी पकड़ने जाती थी, पर हाथ में नहीं आती थी रस्सी उनके, और उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने सारे काम सीखे, पैरों से ही अपने पैरों से ही करना सीखा। दाल भात खाना, जैसे दूसरे के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, ये सारे काम तख्ती पर लिखना। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई भी की, लेकिन 10वीं परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को ये मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, है ना? उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म हो नहीं जाता। इसलिए क्या कहते, उसकी माँ और उसकी दादी कसीदाकारी करती थी, मतलब जो रेशम की जो कढ़ाई करती है उसको कसीदाकारी बोलते हैं जो। तो उसमें क्या होता है, रेशम पिरोने से लेकर मोतियाँ उकेरते हुए देखती, ना जाने कब कसीदाकारी करने की ठान लेती कि मैं इसे करूँगी। दोनों ऊँटों के बीच सुई थाप कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते ही इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक बंगाल भी झलक रहा था।
है ना। ऐसे ही इसमें बताया गया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आकृतियाँ बनाई बहुत सारी, पारंपरिक डिज़ाइन है, नवीनताओं को बहुत भाई। ऐसे के बारे में बताया गया है कि देखिए, इलाके पाँव रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए हुए हैं। सुनहरी रूप हली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। तो इसमें ये देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अब हम सबके एग्ज़ाम है ना, पर हमें चाह है ना, होगा एग्ज़ाम क्लियर, होप रखिए सब अच्छे से होगा, डरने से भी कुछ नहीं होता। बस अपना बेस्ट दीजिए। ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि मुझे अपना बेस्ट देना है, डरने से कुछ नहीं होगा। ये चैप्टर नंबर 6, चिट्ठी का सफ़र। इसमें बताया गया है कि एक तरफ देखो एड्रेस लिखते हैं जिसको भेजा जाता है, और जो भेजता है उसका नाम भी होता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की, है ना। पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो पिन की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। उसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 से, है ना। किसी भी जगह के पिन कोड 6 अंकों का होता है, हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे, है ना, एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे के अंक 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये स्टेट बताता है। अगले 2 अंक यानी 10 ये तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। अब इसमें ये पूछा गया है कि कौन से तो इसमें पूछा गया है कि डाक विज्ञान कहना गलत नहीं होगा, तो इस डाक विज्ञान को कहते क्या है। अब क्या होता है कि जो कुछ तो डाक जो टिकट होता है उसको कलेक्ट करते हैं ना, और इस विज्ञान को क्या कहते हैं, इस विज्ञान को कहते हैं फ्लैट, एक सेकेंड, इस विज्ञान को कहते हैं फिलैटली, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ऐसे। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको, फ्लैटली, ठीक है। और जो कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, फ्लैट लिस्ट, उसको कहते हैं फ्लैट लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो बहुत पुराने समय में कबूतर संदेश ले जाते थे, और राजा महाराजाओं के घोड़सवार हुआ करते थे, जिसको हरकारे, घोड़सवार हरकारे हुआ करते थे। आज भी हरकारे हैं भारतीय डाक में, जो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी हरकारे हैं। अरे भाई सही, चलो। तो बहुत सारी जगह अभी भी हैं, जैसे डाक विभाग में पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। अब इसमें जो बताएगी इम्पोर्टेंट बात, कबूतर जो ले जाते हैं, गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। अब इसमें देखिए, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है, और 8 से 10 साल तक भी अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र करता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। अब इसमें एक कबूतर की कहानी के बारे में बताया गया। दूसरे विश्व युद्ध में इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से ये इंग्लिश में छपी किताब ने
में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, क्योंकि कबूतर ग्रे कलर का होता है इसलिए ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो ये बच्चों के लिए बताएगी कि नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो, क्योंकि अभी इससे पहले अब हम इस चैप्टर में पत्र के बारे में भी बात कर रहे हैं, इसलिए तो इसकी स्टोरी बस इतनी है और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।